हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में आप देख पाएंगे कि आयोग द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। यदि आप लेक्चर को अच्छे से देखते हैं तो आपको आने वाले परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी प्रकृति को समझने में काफ़ी सहूलियत होगी और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारा एक एप्लीकेशन है जेएसएससी एजुकेशन के नेम से। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां आप फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और वहां आप अपना रैंक भी देख सकते हैं कि आपका रैंक कितना है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है जहां पे आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंडियन जीके और झारखंड जीके का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे 8809474880 पे जानकारी कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बेरंग, स्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, वाटर, एयर और कार्बन। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन कलरलेस और टेस्टलेस अडरलेस सब्सटेंस है। तो कार्बन क्या है, ये ब्लैक प्रकृति होता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। एयर क्या होता है, इसका तो कोई कलर नहीं होता, टेस्ट भी नहीं होता, लेकिन इसमें कभी कभी दुर्गंध आ जाता है क्योंकि इसमें धूलकण वगैरह होता है। वायु के क्या है, विभिन्न गैसों का यह मिक्सचर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये बचा ये दोनों, तो इसे हम कैसे, देखिए क्वेश्चन को आप बहुत बार आप यदि क्वेश्चन को नहीं जानते हैं फिर भी कॉमन सेंस का प्रयोग करके, ठीक है, भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मैं दोनों चीज को यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेट करके बनाया जाता है और साथ ही साथ उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन भी करूंगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बचा ऑक्सीजन और वाटर। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ऑक्सीजन भी कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, अडरलेस होता है और वाटर में भी सेम प्रकृति होता है। लेकिन यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है कि सभी जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सभी जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप पेड़ पौधों के लिए ले लीजिए, पेड़ पौधे क्या है, ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं, लेकिन पानी के बिना वह नहीं रह सकते, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, तो वाटर में क्या है, यह कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, अडरलेस होता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है VHF का पूर्ण रूप क्या होता है। VHF स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है वेरी हैवी फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है फुल फॉर्म किसका, VHF का। देखिए यह 3 प्रकार का होता है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा है आयोग। ठीक है, पहला होता है HF, ठीक है, दूसरा होता है VHF और तीसरा होता है UHF। ठीक है, HF का फुल फॉर्म होता है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। VHF का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। UHF का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे। और अब इसमें और कुछ बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा गया है। जो VHF का जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज किसका, VHF का, और HF का पहले मैं बता दूं, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है यह होता है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज। MSJ का फुल फॉर्म होता है मेगाहर्ट्ज। UHF का जो रेंज होता है वो होता है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज और UHF का जो होता है यह होता है 300
से लेकर 3 गीगा हर्ट्ज, ठीक है, GHz। तो ये ध्यान में रखेंगे कि HF का फुल फॉर्म होता है हाई फ्रीक्वेंसी। इसका रेंज कितना होता है, 3 से लेकर 30 तक, यानी 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक इसका रेंज होता है। VHF का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और इसका रेंज होता है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। और UHF यह सबसे पावरफुल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और इसका रेंज होता है 300 से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। ये आप फिगर में जो देख रहे हैं ये आपका VHF है, और इसका हम लोग आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस में भी लोग जो वॉकी टॉकी में बोलते हैं वो जनरली आपका VHF ही रहता है, ठीक है, वह VHF ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन में दिया है आपको थायराइड, लीवर, पैंक्रियाज और पिट्यूटरी, ठीक है। आंसर इसमें देखिए, आंसर बताने से पहले मैं कुछ चीजों को डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला, ये जो ग्लैंड्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्जोक्रीन और दूसरा होता है इंडोक्रीन। हिंदी में इसे एक्जोक्रीन को बहिस्रावी और इंडोक्रीन को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे सीधा पूछा लार्जेस्ट ग्लैंड, यदि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए सबसे पहले तो आप आंसर लीवर टिक करेंगे। लेकिन यहाँ यदि शब्दों का खेल चल दिया, यदि यहाँ पे कुछ और शब्द जोड़ दिए जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आपको पूछा जाए लार्जेस्ट एक्जोक्रीन ग्लैंड तो आंसर क्या होगा, लीवर। स्मॉलेस्ट पूछा तो टीयर ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्रीन में यदि पूछे कि लार्जेस्ट इंडोक्रीन ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट इंडोक्रीन ग्लैंड पूछा जाए आपको तो आंसर हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट पूछे तो पिनियल, बहुत जगह आप पिट्यूटरी को देखेंगे लेकिन पिट्यूटरी से भी छोटा होता है पिनियल, और सेकेंड स्मॉलेस्ट होता है पिट्यूटरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक्जोक्रीन और इंडोक्रीन में क्या अंतर है? तो एक्जोक्रीन में क्या होता है, इसमें जूस और एंजाइम दोनों निकलते हैं। एक्जोक्रीन में क्या होता है, जूस और एंजाइम, ठीक है, दोनों निकलते हैं। लेकिन इंडोक्रीन में सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकलते हैं। इसी के आधार पे एक्जोक्रीन और इंडोक्रीन में हम इसे बांटते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे या फिर लार्जेस्ट एक्जोक्रीन ग्लैंड पूछे तो आंसर होगा लीवर। स्मॉलेस्ट एक्जोक्रीन ग्लैंड पूछे तो टीयर ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्रीन में पूछा जाए तो लार्जेस्ट इंडोक्रीन ग्लैंड्स क्या है तो थायराइड हो जाएगा, अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। सबसे छोटी पिनियल है, और सेकेंड पूछे तो पिट्यूटरी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लीवर। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देखिए, जो पिट्यूटरी और पिनियल होता है ये आपका माइंड में होता है, ब्रेन में होता है। थायराइड ग्रंथि ये तितली के आकार का गले में होता है। थाइमस ग्रंथि जो है आपके छाती के बीच में पाया जाता है। एड्रिनल और पैंक्रिया जो है आपके पेट में पाया जाता है। और टेस्टिस ये जो है हमारा जो गुप्तांग होता है वहाँ पे पाया जाता है। यह पुरुषों में पाया जाता है टेस्टिस, और ओवेरी महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो इनके स्थान को भी ध्यान में रखेंगे और कितने प्रकार के ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहीं से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, लेंस की ऑप्टिकल शक्ति की माप एक इकाई को कहा जाता है, या यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ऑप्टिकल पावर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड। आंसर क्या होगा, ऑप्शन में हम देखते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर। अब देखिए, यदि आपको थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चंस पे तो आपके ये 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं। मिलीमीटर और सेंटीमीटर यह जो है दूरी का मापक है, हम जैसे किसी चीज को मापने में इसका प्रयोग करते हैं, या ऑप्टिकल लेंस का यूनिट नहीं है। उसके बाद कंफ्यूजन होगा डायोप्टर और डायोप्टर में, तो आंसर इसका होता है डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर जो होता है ऑप्टिकल पावर का यूनिट है, लेंस के ऑप्टिकल पावर का यूनिट को हम डायोप्टर के नाम से जानते हैं। डायोप्टर में क्या होता है, एक्चुअली
द पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, अर्थात किसी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसका रेसिप्रोकल ही डायोप्टर कहलाता है। अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए किसी का फोकल लेंथ f है तो इसका रेसिप्रोकल अर्थात 1/f इसका हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 डायोप्टर क्या होता है, तो हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर इज कॉल्ड 1 डायोप्टर। इसके अलावा क्या है ध्यान में रखना है कि कन्वेक्स लेंस का जो होता है डायोप्टर वो पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। ठीक है, उत्तल जो लेंस है उसका यदि डायोप्टर पूछा जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का अर्थात कनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस? ऑप्शन में है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रॉबर्ट ब्राउन, थियोडर स्वाइन और मैथियस जैकब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने ही नाभिक की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अल्फा पार्टिकल से परमाणु पर बमबारी करवाया सोने के पतले शीट पर, और इन्होंने देखा था 99% जो रेज हैं वो इधर उधर निकल जा रहे हैं और मात्र 1% रेज हैं जो या तो वापस आ रहे हैं या फिर स्कैटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु जो का अधिकांश भाग जो है खोखला है, लेकिन थोड़ा सा भाग है जो सघन है और उसी को उन्होंने नाभिक नाम दिया था और इन्होंने अल्फा पार्टिकल से इस पर बमबारी करवाया था। रॉबर्ट ब्राउन जो है आपका, इन्होंने कोशिका के अंदर में जो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, उसकी खोज की थी। थियोडोर जो स्वाइन है या ये जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने फिजियोलॉजिस्ट और एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी के बारे में जानकारी दिया था। उसके अलावा इन्होंने स्टडी ऑफ पेप्सिन के बारे में भी अध्ययन किया था। मैथियस जैकब जो है आपका, इन्होंने भी सेल थ्योरी दिया था और ये भी जर्मन बॉटनिस्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट है, जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के रचनात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग या प्रोटेक्टिव कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड। अर्थात रस्टिंग को रोकने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में है गैल्वेनाइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, ब्लैकेनिंग, पैसिवेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, और ताकि उसमें जंग नहीं लग पाए। लोहे या स्टील के जब परत पर हम जिंक का परत चढ़ाते हैं उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसमें आपको पैसिवेशन का क्या मतलब है, तो पैसिवेशन जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, मेटल को केमिकल रिएक्टिविटी नहीं कर पाए इसलिए उसको सरफेस एरिया को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, और इसी को हम पैसिवेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्री आयरन पाए जाते हैं उसको हम हटाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है इसको हटाने के लिए, रोकने के लिए, उसे हम पैसिवेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव कोटिंग, अर्थात परत की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हम जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिंक का परत उस पर चढ़ाया जाता है और इसे ही हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हिंदी में इसे जस्तीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऑप्शन में है कंबसन, ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट और बर्निंग। देखिए, यहाँ बहुत सारे लोगों को ज्वलन और दहन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ज्वलन और दहन, आप ऑक्सीकरण और उत्प्रेरक दोनों को आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो मैं दोनों को आज स्पष्ट करता हूँ कि ज्वलन और दहन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबसन एंड बर्निंग। तो इसका आंसर जो होगा कंबसन होगा। तो कंबसन में क्या होता है, कंबसन इज हीटिंग एंड नो फ्लेम्स आर क्रिएटेड। इसमें क्या होता है, फ्लेम्स नहीं निकलता है। क्यों नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। ठीक है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, लेकिन जिसमें फ्लेम हो, इस प्रकार से फ्लेम निकले, ठीक है, उसे हम बर्निंग कहते हैं। इफ ए फ्लेम इज क्रिएटेड इन ए कंबसन प्रोसेस इट इज रेफर्ड टू बर्निंग। अर्थात बर्निंग का ही हाई रूप आप कंबसन को समझ सकते हैं।
ठीक है। चूल्हे का जलना, आप देखते होंगे गांव में जो ठंडा कभी समय में जो हम लोग अंगारे लगाते हैं, वो जलना आप ज्वलन समझ सकते हैं उसको, उसे हम बर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम, ये बर्निंग है। लेकिन गैस पर जो चूल्हा जलता है जिसमें नीले टाइप के फ्लेम निकलते हैं, उसे हम कंबसन कह सकते हैं। ठीक है, तो बर्निंग जो है और कंबसन में अंतर क्या है? तो बर्निंग का ही एडवांस रूप, अर्थात जिसमें ज्यादा एनर्जी निकलता है, उसे हम कंबसन कहते हैं। ठीक है, राइट। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स रैपिडली विद ऑक्सीजन, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करता है, अर्थात जितना तेजी से अभिक्रिया करेगा उसमें उतना ही कम फ्लेम बनता है। ठीक है, उसमें उतना ही कम फ्लेम बनता है और उससे एनर्जी अर्थात हीट उतना ही ज्यादा उत्सर्जित होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंबसन कहेंगे। हिंदी में उसे ज्वलन कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कोई सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट क्या है? कैटेलिस्ट क्या होता है? वैसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में की दर को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। कैटेलिस्ट दोनों काम करता है। ठीक है, उसे हम कैटेलिस्ट के नाम से जानते हैं, उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह खुद जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कौन? उत्प्रेरक। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति लड़ रहा है, ठीक है, तो वहां कोई व्यक्ति आके उससे उकसाने का काम करता है। वो दोनों व्यक्ति के बदले वो लड़ेगा नहीं, लेकिन उससे उकसाने का कार्य करेगा। तो वो यहाँ किस प्रकार का कार्य कर रहा है? कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। और यह दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कोई या तो उस झगड़े को शांत करेगा या फिर उस झगड़े को बढ़ा देगा। ठीक है, उसी प्रकार कैटेलिस्ट भी होता है, या तो यह अभिक्रिया की दर को तेज कर देता है या फिर अभिक्रिया की दर को घटा देता है। ठीक है, अर्थात कैटेलिस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटेलिस्ट, दूसरा नेगेटिव कैटेलिस्ट। राइट, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहलाता है, जो घटाता है वह नेगेटिव कैटेलिस्ट कहलाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन कहा जाता है, अर्थात द स्टडी ऑफ कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। ऑप्शन में है जियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पेडोलॉजी, वायरोलॉजी। आप ऑप्शन से ही आप देखिए, वायरोलॉजी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी संबंधित जो होता है अध्ययन, उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेफ्रोलॉजी में हम किडनी का अध्ययन करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यदि आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो ये क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूगोल के साथ जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी में हम जनरली क्या करते हैं? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, मेंटल क्रोड वगैरह में क्या कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, भूपरपट्टी में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ये सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ऑल सब्सटेंस हैव जीरो थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड। आंसर है ऑप्शन में, वो जो इसमें मान पूछा गया है आपसे वो कितना, ये तो स्टैटिक टाइप को इसे जिसे आप ध्यान में रखना होगा। तो इसे हम एब्सोल्यूट जीरो थर्मल एनर्जी को ही हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो एनर्जी। और ये जो होता है कहते हैं किसमें? तो सबस्टेंस हैज नो हीट एनर्जी, उसे हम एब्सोल्यूट जीरो एनर्जी कहते हैं। और ये जो होता है आपका -273.16 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर क्या हो जाएगा? -273.16 डिग्री सेल्सियस। यदि यही चीज आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस में यदि ये मान था तो आंसर क्या हो जाएगा? -273.16 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में आपसे पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ और चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा। एक होता है केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को किस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानिए। तो इसका जो फार्मूला होता है C/5 = F-32/9 = R/4 = K-273/5। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये भी फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को चेंज करना है तो उसका फार्मूला होता है
F-32 इंटू 5/9 और फॉरेनहाइट को यदि सेल्सियस को यदि फॉरेनहाइट में चेंज करना है उसका फार्मूला होता है सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे C का वैल्यू जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं 37। ठीक है, मनुष्य का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है हमारे ब्लड का, तो उसी का हम वैल्यू फॉरेनहाइट में चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ फॉरेनहाइट बराबर क्या है C इंटू 9/5, तो C की जगह हम 9/5, ठीक है, C + 32 हो जाएगा। 9/5 यहाँ पे आप पुट कीजिए, C का वैल्यू 37 + 32। उसके बाद क्या आता है आप सॉल्व करके देखिए। इसके अलावा आप दूसरा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैं सिंपल वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए हम C के जगह 50 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 50 + 32। ठीक है, तो यहाँ कट करेंगे 10 हो जाएगा, अर्थात 90 + 32, तो ये फॉरेनहाइट में इसका मान कितना हो जाएगा 122 डिग्री सेल्सियस। अर्थात 50 डिग्री सेल्सियस को यदि फॉरेनहाइट में आप चेंज करेंगे तो वह मान आएगा 122 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा एक और फार्मूला होता है जो बहुत कम जगह आपको मिलेगा, वो होता है यदि आप फॉरेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला होता है 1.8 C + 32। ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। यहाँ ये सबसे सिंपल है, इसे आप अच्छे से याद भी रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ फॉरेन C के जगह कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, 37 रख लीजिए, तो 1.8 इंटू 37 + 32, इसे आप सॉल्व कीजिए। 37 को 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यह अप्रॉक्स आपका आएगा 66.6 + 32। इसे आप ऐड कीजिएगा तो 98.6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फॉरेनहाइट, जो कि हमारे शरीर का तापमान होता है। सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो इस पर ये जो फॉर्मूले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन में सारे पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूं ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसे सॉल्व कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन बता के निकल जाऊं और बस एक क्वेश्चन में आप ये तो फिर रटने वाली चीज होगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है। तो मैं सारे के सारे उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसे भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो पॉइंट है इसे आप नोट डाउन भी करते जाएंगे तो आप देखिएगा इस सारे सीरीज में ही आपका पूरा साइंस का तैयारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बौना रूप में बढ़ते पौधों को प्राच्य कला को क्या कहा जाता है? द एंशिएंट ओरिएंट आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्री इन ड्वार्फ फॉर्म इज कॉल्ड। तो ये क्या कहा जाता है? बोनसाई, ट्री शेपिंग, मिनिएचर और पुक ट्री। तो इसका आंसर होगा बोनसाई। यह क्या है? एक जापानीज इसमें कला है, यह जापानीज आर्ट है। इसमें जनरली क्या होता है कल्टीवेशन हो गया, टेक्निक, हाउ टू प्रोड्यूस अबाउट प्लांट के बारे में इसमें इस तकनीक में बताया जाता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे पौधों को किस प्रकार से हम सजाएं, आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, किस प्रकार से कटिंग करें, कैसे उसे सजावट ट्री के रूप में बदल सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इस ये जो कला है और इस कला को हम बोनसाई कला कहते हैं। और यह जापान में, कहाँ पे? जापान में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था, यहीं पे इसका हुआ था खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑप्शन में है हीलियम, बेरियम, क्रोमियम और इंडियम। तो देखिए इसमें आंसर होगा हीलियम। क्यों? तो ये नोबेल गैस के अंतर्गत में आता है। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में जो है नोबेल गैस है, जिसमें आपका हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनॉन आता है, रेडॉन आता है। ठीक है, इनमें से जो जेनॉन है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन कभी कभी कर लेता है, वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके XeO3 या फिर XeO4 बना सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी नोबेल गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, अर्थात हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन जो है और रेडॉन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है नॉर्मल परिस्थिति में। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हीलियम। बाकी बेरियम, क्रोमियम और इंडियम तीनों ये जो है रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड अर्थात Au, Ag और प्लेटिनम,
ये क्या है, ये रिएक्शन नहीं करते हैं ऑक्सीजन से, इसीलिए देखिए आप सोना पे, चांदी पे, प्लेटिनम पे जंग नहीं लगता जल्दी, ठीक है, वो जनरली जल्दी काले नहीं होते हैं। सोना इसीलिए हमेशा चमकता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेचक वैक्सीन की खोज किसने किए थे? हु वाज द पायनियर ऑफ अ स्मॉल वैक्सीन? ये तो आप जानते ही होंगे, एडवर्ड जेनर महोदय थे जिन्होंने चेचक वैक्सीन की खोज की थी। लुई पास्चर ने पाश्चराइजेशन के बारे में बताया था, ठीक है। और ये जो एडवर्ड जेनर और लुई पास्चर हैं, एडवर्ड जेनर जो है इंग्लैंड के रहने वाले थे, कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे, जबकि लुई पास्चर जो है ये आपके फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। इसके अलावा ये जो लॉन बेबिक हैं, लॉन बेबिक ये आपके कैनेडियन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इम्यूनिटी के बारे में, वायरोलॉजी के बारे में बताया था। और ये जो अल्बर्ट कुंस हैं, ये अमेरिकन फिजिशियन है और इन्होंने भी इम्यूनोलॉजी और पैथोलॉजिस्ट के बारे में ही बताया था, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके एडवर्ड जेनर महोदय हैं जिन्होंने चेचक का टीका बनाया था, और ये लुई पास्चर हैं, इन्होंने रेबीज का भी टीका बनाया था। इसके अलावा इन्होंने दूध का जो पाश्चराइजेशन होता है उसके बारे में भी इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट है बेरी बेरी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आंसर में है ऑप्शन में आप पहले देखिए, पैराडॉक्सिन, कैल्सिफेरॉल, थायमिन और राइबोफ्लेविन, यह किसके कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका थायमिन, विटामिन B1 की कमी से ये रोग होता है, ठीक है। इसमें देखिए ये सारी चीज़ को एक नज़र आप देख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है उसे हम रेटिनॉल कहते हैं, और इसके कमी से पुअर विजन अर्थात रतौंधी जो बीमारी होती है वो होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इससे अस्कर्वी बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, आपके मसूड़ों से बहुत सारे खून निकलने लगते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का, ठीक है, फॉलिक्विनोन, और विटामिन विन का थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लोविन होता है, B3 का नियासिन होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, B5 का, B6 का पैराडॉक्सिन होता है, B7 का बायोटोनिक होता है, B9 का फोलिक एसिड। खासकर रेलवे के लिए फेवरेट है। रेलवे में जनरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके केमिकल नेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे कौन से रोग होते हैं वो पूछा जाता है। B1 की कमी से अर्थात विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और इसमें मसल्स कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, इसमें मसूड़ों से खून निकलता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसमें क्या होता है, बोन्स जो है मुलायम हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी से जो है हड्डी कमजोर हो जाती है और हड्डियों में क्षय होना शुरू हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है, जिसमें घुटने में दिक्कत होता है, गले में फूल जाता है, ठीक है। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें कमजोरी होता है, बुखार आता है, थकान महसूस होता है। तो ये सारे चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है? विच आउट ऑफ दिस इज द मोस्ट मेलेबल मेटल? तो इसमें आयरन, गोल्ड, मर्करी और पैलेडियम। आप मर्करी जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यह तो मेलेबल हो ही नहीं सकता। आयरन आप जानते हैं आयरन से ही ज़्यादा सॉफ्ट सोना होता है, इसीलिए इससे हम आभूषण वगैरह बना सकते हैं, तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आयरन नहीं होगा, पारा नहीं होगा। अब पैलेडियम और सोना में, तो ये दोनों में सबसे जो आप पैलेडियम का कभी नहीं देखोगे कि इसका आभूषण बनता है, तार बनता है, लेकिन सोना का आप आभूषण बनाते हैं, इसलिए क्यों यह मोस्ट मेलेबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोल्ड, राइट। क्योंकि इसे आप जब पीटते हैं तो इसे सिक्के के रूप में, आभूषण के रूप में, तार के रूप में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है जब 3D इमेज दैट इज प्रोजेक्टेड एंड कैप्चर्ड ऑन 2D सरफेस इज कॉल्ड। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका होलोग्राम। क्या? होलोग्राम। इसकी जो खोज है कार्बन डेंस ने किया था। किसने किया था? कार्बन डेंस ने किया था, ठीक है, कार्बन डेंस ने किया था। और कब किया था? 1947 में किया था। इसमें क्या होता है, 3D के रूप में दिखता है, आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हॉलमार्क जो है जनरली सोने के लिए यूज किया जाता है, इसके कैरेट की शुद्धता के बारे में हॉलमार्क बताता है। होलोग्राफ और होलो इमेज जनरली कोई वर्ड नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। यूएचएफ बैंड की रेंज क्या है? रेंज ऑफ यूएचएफ बैंड, देखिए क्वेश्चन पूछा गया, मैं पहले क्वेश्चन में इस चीज को डिस्कस किया था।
ठीक है, कि यूएचएफ बैंड की रेंज क्या है। तो मैं फिर से वो चीज़ को मैं डिस्कस कर देता हूँ। यूएचएफ का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जो रेंज होता है वो 3 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज MHz तक इसका रेंज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 300 मेगा हर्ट्ज से, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, बाकी ये तीनों होते ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 मेगा हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज तक, गीगा हर्ट्ज तक इसका रेंज होता है। किसका, यूएचएफ का। लेकिन एचएफ का रेंज क्या होता है, एचएफ का अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है हाई फ्रीक्वेंसी, इसका होता है 3 to 30। और VHF का कितना होता है, मैं बताया था आपको, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और इसका होता है 3 to 300 मेगा हर्ट्ज MHz। ठीक है, तो आप रेंज को भी ध्यान में रखिए। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये UHF है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है। इसका प्रयोग हम टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, सेलफोन्स जो आपका जो नेटवर्क आता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, GPS में इसका प्रयोग किया जाता है, वॉकी टॉकी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, वाईफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात अभी टेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा योगदान है, किसका, UHF का। और यह बहुत पावरफुल होता है, और इसका रेंज जो होता है 3 मेगा हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो आपका कौन है, शुक्र है। इसे शाम या सुबह का तारा कहते हैं, क्योंकि शाम एवं सुबह में सबसे ज़्यादा चमकता है। जबकि लाल ग्रह मार्स को कहा जाता है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। अब पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखते हैं जब हम, ग्रीनरी के कारण, पानी वाटर के कारण, यह ब्लू प्लैनेट कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लैनेट यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, वीनस होगा, शुक्र होगा। इसके अलावा आपसे बहुत बार पूछा जाता है इनर प्लैनेट कौन है, तो उसमें मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स इनर प्लैनेट में आते हैं, जबकि आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। प्लूटो अब कोई ग्रह नहीं रहा। ग्रह की संख्या अभी वर्तमान में जो है अभी 8 माना जाता है। पहले 9 माने जाते थे, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गैस है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इसमें गैस पाए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे प्लैनेट के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन में है ऑर्निथोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एंटीमोलॉजी और बायोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोलॉजी में हम जल विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी में ही हम कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंटीमोलॉजी, कीट विज्ञान। नेक्स्ट है, किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव कहलाता है। एन ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अर्थात कोई जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। पैरासाइट्स होगा इसका आंसर। पैरासाइट्स अर्थात जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। परजीवी, नाम से ही स्पष्ट है, परजीवी अर्थात अपने जीवन के लिए जो पर मिस होता है दूसरा। हिंदी में पर का मतलब होता है दूसरा, पराया का मतलब होता है दूसरा, अर्थात जो दूसरे पर आश्रित है उसे हम परजीवी कहते हैं। इंग्लिश में सब पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, सबभोजित अर्थात कम्युनलिज्म क्या है, जिसमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपना जीवन जीते हैं, उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। होस्ट क्या कहते हैं, जो पैरासाइट की मदद करता है। जैसे सिम्बायोट क्या है, ऑर्गेनिज्म इन ए पार्टनरशिप विद अनदर सच दैट ईच प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर बीइंग टुगेदर। अर्थात जब एक दूसरे को साथ में रहने से जब एक दूसरे को मदद होता है उसे हम सिम्बायोट कहते हैं। पैरासाइट में क्या होता है, हु लिव्स ऑन अनदर एफर्ट्स और एक्सपेंस, अर्थात जो दूसरे पर आश्रित होता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक लिकेन का आप सिम्बायोट में आता है, पैरासाइट जो होता है। नेक्स्ट है आपका होस्ट। होस्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म विच सपोर्ट पैरासाइट, जो पैरासाइट को सपोर्ट करता है वो होस्ट कहलाता है, राइट। नेक्स्ट है, फिल्टर का उपयोग करके तल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम ए लिक्विड बाय यूजिंग ए फिल्टर इज कॉल्ड।
उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, हिंदी में इसे निस्पंदन कहते हैं। इसमें कोयला वगैरह का प्रयोग करके जो है सेंड का, कोल का आदि का प्रयोग करके फिल्टर बनाया जाता है और इसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन वो होता है वैसे ठोस पदार्थ जो बिना लिक्विड में आए सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, या फिर गैस से सीधा फिर ठोस अवस्था में बदलता है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया। आप कपूर को जला के देखिए, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, सीधा गैस बनता है, ठीक है, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। बॉइलिंग कहते हैं जब कोई पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और सेपरेशन उसे कहते हैं जब किसी चीज को अलग किया जाता है तो उसे सेपरेट कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड मेटर, अर्थात सस्पेंडेड मतलब जो घुलनशील है, ठीक है, उसे लिक्विड से हटाने का क्या कहलाता है? वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते थे, आप बॉइलिंग को और सब्लिमेशन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको सेपरेशन और फिल्ट्रेशन। तो सेपरेशन जो है जनरली ठोस पदार्थों के लिए किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि लिक्विड में जो होता है उससे हम क्या होता है, वो आपका फिल्ट्रेशन होता है। जैसे कुछ अशुद्धियाँ होती है, जैसे वाटर फिल्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें क्या, वैसे ठोस पदार्थ जो पानी में घुले होते हैं, जैसे धूलकण हो गया, उसे हम अलग करते हैं, इसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो आपका इस सीरीज में 2020 सीरीज का ये खत्म होता है। आई होप आप ये 20 क्वेश्चंस के माध्यम से आप देखेंगे लगभग 100+ क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे। मैंने हर एक ऑप्शन को, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन को मैंने डिटेल से यहाँ पे डिस्कस किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो, और कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप उसे अच्छे से एलिमिनेट करके या फिर नॉलेज के माध्यम से सॉल्व कर सकें, और सॉल्व करने के दौरान किसी भी प्रकार का गलती नहीं हो। यदि एक कोर्स अच्छा लगा हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यहाँ कंप्लीट लगभग 250+ वीडियो का कोर्स दिया जाएगा, बहुत कम प्राइस पे, क्वालिटी एजुकेशन है, और बहुत सारी चीज़ में आपको PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे। डाउट सेशन होता है, कभी भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।